प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़ और मुझे कहते हैं शुमाइला न्याज़। और आज मैं एक ऐसी कारोबारी शख्स के साथ मौजूद हूँ जो कि ना सिर्फ एक दिलचस्प करैक्टर हैं बल्कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हैं और प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत सी कंसल्टेंसी जो है वो कर चुके हैं। इस हवाले से नाम इनका मैं बताती चलूँ आपको, मुसव्वर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बिन अब्बासी एसोसिएट के ऑनर हैं और कंसल्टेंसी करते हैं इस हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से। और सर, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तारुफ में आपके बारे में बताया कि आप रियल एस्टेट के हवाले से कंसल्टेंसी करते हैं, इस फील्ड का ख्याल आपको कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया पूरी के अंदर जो सबसे अच्छी फील्ड है, मैं ये समझता हूँ, आजकल के नौजवानों को भी तरगीब देता हूँ और जिसमें बहुत कम मेहनत करके बहुत कुछ अर्न किया जा सकता है, वो रियल एस्टेट है। बाकी किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है उस चीज़ को प्रॉपर उसकी जो है वो हाइप या उसकी जो है ना वो पीक पे पहुंचने के लिए। रियल एस्टेट जो एक ऐसी फील्ड है दुनिया की, वर्ल्ड में दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर तरीन लोग हैं जो वर्ल्ड के हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करेंगे तो उनका जो मेजर पार्ट है वो रियल एस्टेट है। उनकी जो इनकम का मेजर पार्ट है वो रियल एस्टेट से इतने बूम के ऊपर पहुंचे होंगे। रियल एस्टेट जो है एक शॉर्ट टर्म पीरियड है कारोबार के आने के लिए, बेशक कोई इसमें शक नहीं। ये बताइएगा कि इस फील्ड का ख्याल आपको कैसे आया? मैं एक्चुअली आज इस फील्ड के अंदर कोई 15-16 सालों से हूँ। व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन 2004, तो उस वक्त से ही हम कंस्ट्रक्शंस और इस चीज़ों के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व हुए। और बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हम आसाती तौर पर आए। कोई हमें इस फील्ड का प्रॉपर जो है वो कोई शौक़ नहीं था या हमें इस फील्ड के अंदर कोई हमने पहले से तजर्बा हासिल नहीं किया था। उस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा टाइम था, प्रॉपर्टी पीक पर थी, तो हम एक हादसाती तौर पर मैं इस फील्ड में आया। लेकिन फिर इस तरह हम इसमें इन्वॉल्व हो गए कि जैसे यही फील्ड हमारा जो है ना ओढ़ना बिछोना बन गया। अच्छा, इस फील्ड के अंदर एक ये बड़ा आम तासुर है कि बड़ी धोखाधड़ी होती है इसके अंदर और फेक काम जो है वो किया जाता है इसके अंदर। क्या समझते हैं, इसमें सच्चाई है कुछ? देखें, दुनिया में कोई भी कारोबार है ना, उसके अंदर उसकी नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं और कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें फेक काम नहीं होता है। हर बिज़नेस में फेक काम होता है। और अगर मैं ये कहूँगा, देखें, रियल एस्टेट को तो एक ऐसी है ना फैक्टर्स है कि इसमें जब फेक काम होता है तो उसमें ऐसी चीज़ और ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से एक हाइप क्रिएट हो जाती है और मीडिया पे बात आ जाती है और बदनामी ज़्यादा हो जाती है। बाकी हमारे मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे काम है, जैसे एक मिसाल ले लें, मेडिसन है, तो क्या उसमें फेक काम नहीं होते हैं? क्या आप 2 नंबर दवाइयाँ मार्केट नहीं होती? उसमें क्या कुछ नहीं होता? सब कुछ होता है। लेकिन क्या है, वो उसका जो उसकी वायरल होने की जो खबरें वो बहुत कम होती हैं, उसके मामलात जो हैं वो बहुत कम निकलते हैं। इसी तरह हर फील्ड के अंदर आप खुराक में चले जाएं, फूड में चले जाएं, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, दुनिया के हर चीज़ के अंदर 2 नंबरी होती है। तो अगर ये कहूँगा मैं कि रियल एस्टेट में ऐसा नहीं, रियल एस्टेट में भी ऐसा होता है। बात आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का तासुर ये होता है कि अच्छा ये बंदा क्या करता है या किस कारोबार से मुंसलिक है, तो लोग कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक है। अच्छा, ये तो बहुत झूठा होगा, बहुत फरेबी होगा, ये कहा जाता है, ये आम तासुर है। ये बिल्कुल कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में मौजूद हैं, अच्छे भी मौजूद हैं, बुरे भी मौजूद हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो सर्टिफाइड भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास एनओसी भी अवेलेबल नहीं होता। देखिए, ये जो एनओसी वाला मामला ना, मैं ये कहूँगा कि ये तो हमारी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है। जो आदमी डिलीवर करता है आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें और उसके साथ बिजनेस करें और उससे चीज़ आप लें। ये जो एनओसी वाला है ना, ये टोटली एक फेक ड्रामा है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है हमारी गवर्नमेंट की। लोगों की बिलियन ऑफ रुपीज़ की जायदादें पड़ी हुई हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस बना देते हैं कि कोई आदमी भी जो है ना वो प्रोजेक्ट करना है। और गवर्नमेंट खुद फैसिलिटी क्या दे रही है? आप देखा जाए ना, या तो अगर प्राइवेट बिल्डर्स लोगों को अगर फैसिलिटेट करते हैं तो उल्टा गवर्नमेंट उनके ऊपर जो है ना वो कहती है इनके पास एनओसी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो यानी एनओसी होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एनओसी नहीं है तो कोई मसला नहीं। इसमें दो तरह की बातें हैं। अब इसमें अगर मैं ये बात कहूँगा कि एनओसी होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर ब्लैक शिप्स को जो है ना वो एक रास्ता मिल जाता है कि जी आप आ जाएं। ऐसा नहीं है। देखें, कोई भी आप चीज़ लें, आप उसकी प्रॉपर हर इदारे की, हर चीज़ की, हर प्रॉपर्टी की जो है ना वो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट मौजूद हैं। अगर उस प्रॉपर्टी में फॉर एग्जांपल एक आदमी है, अगर एनओसीज जो है ना वो आप सीडीए सेक्टर के अंदर कुछ चीज़ ले रहे हैं तो फिर तो लाजमी आपको किसी सेक्टर या किसी प्रॉपर अथॉरिटी के साथ रब्ता करना पड़ेगा। लाहौर में एलडीए है, कराची में केडीए है, हर सूबे में हर शहर के अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट मौजूद हैं, आप उनसे वेरीफाई करें। अब एक ऐसी चीज़ है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो आप रेवेन्यू से उसकी वेरिफिकेशन करें। देखें, ये जो प्रॉपर्टी है ना ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास है, एक डिपार्टमेंट के पास नहीं है। तो जिस डिपार्टमेंट्स की आप ले रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ हैं। जैसे अब मैं इस्लामाबाद की आपको मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर सीडीए भी जो है
ना वो काम कर रहा है, इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी भी काम कर रही है, इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन भी काम कर रही है, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो क्या कहते हैं अभी नया पाकिस्तान की जो स्कीम्स है वो भी काम कर रही हैं। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, जैसे फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है वो भी काम कर रही हैं। तो आपने जहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है आप उसके कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। जैसे एक आदमी बीमार होता है, उसका सर का दर्द है तो दिल के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा, सही बात है, तो उसको उसके कंसर्न के पास जाना है। तो अब आपने वेरिफिकेशन खुद करनी है। आप मत देखें, ये एक बड़ी अच्छी मार्केटिंग एक टर्मिनोलॉजी है कि खरीदार को खुद होशियार रहना है, अपनी चीज़ की खुद जांच पड़ताल। और अगर वो होशियार ना रह पाए तो वो मुसव्वर अब्बासी के पास आ जाए। नहीं, ये देखें वो तो मुसव्वर अब्बासी नहीं, बहुत सी दुनिया। देखें मैं एक चीज़ से करूँगा, हमारे यहाँ एक अलमिया है, हमारी कौम में एक अलमिया है कि 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो किसी वकील को लाख 1.5 लाख फीस नहीं देंगे कि वो उनको सेव कर सके, वो ये रिस्क नहीं उड़ा लेते, देंगे उतने पैसे, वो कहेंगे यार इसको क्यों दे दें। फिर वो किसी जब फ्रॉड के हाथ लग जाते हैं तो उसके बाद कई गुना ज़्यादा वकला और थाने और कचहरियों में खर्च कर देते हैं। तो आप पहले से कर लेना यार, ऐसा ही है। आप पहले से किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास चल जाएं, किसी वकील के पास चल जाएं, यार ये मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, आप मुझे कंसल्ट करें, आप मेरी वेरिफिकेशन करें, आपको मैं फ़ी पे कर दूंगा। व्यूअर्स, इंटरव्यू जो है वो अब, क्योंकि हमेशा से हम ये चीज़ पूछते आते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए या शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए, तो क्योंकि ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं तो बेसिकली मेरे ख्याल में मुझे आप ज़्यादा बेहतर और हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है और बेहतर कौन सी होती है। देखें जी, बेहतर तो लॉन्ग टर्म होती है। प्रॉपर्टी ने जिन भी लोगों को बना कर, अब लेकिन देखिए मेरी बात सुन, लॉन्ग टर्म में भी ऐसा है ना कि लॉन्ग टर्म वो कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म तक उस इन्वेस्टमेंट को सस्टेन कर सके। अब एक गरीब आदमी है जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि उसने अपना चूल्हा ही वहाँ से जलाना है, तो वो कैसे लॉन्ग टर्म करेगा, वो तो शॉर्ट टर्म ही करेगा। अब प्रॉपर्टी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि आप ले लेते हैं तो चंद माह के अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट दे जाती हैं। बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जो आप ले लेते हैं कई सालों तक वहाँ प्रॉफिट नहीं आपको मिलता। तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका बाज़ बात आपने की होती है लॉन्ग टर्म, वो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत बेनिफिट दे जाती है, बाज़ बात आपने शॉर्ट टर्म की होती है वो कहीं लॉन्ग टर्म तक आपको अपने पैसे नहीं पूरे करती है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये सारी मार्केट एनालिसिस है कि किस जगह आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ से आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। ठीक है, एक और कंसल्टेंसी से ही रिलेटेड मेरा सवाल आपसे ये है कि ये बताइएगा कि कमर्शियल जो प्लान होता है वो लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है, या जो रेजिडेंशियल प्लान होता है वो लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है। देखिए, कमर्शियल हो गया या रेजिडेंशियल हो गया, प्रॉपर्टी की कोई भी वैल्यू है ना वो अपनी जगह पे होती है। रेजिडेंशियल की जो वैल्यू है वो एक बतदरीज अपने हिसाब से बढ़ती है, कमर्शियल की अपने हिसाब से बढ़ती है, लेकिन रेजिडेंशियल और कमर्शियल की प्राइस में फ़र्क होता है। अब ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि अब एक आदमी है अगर उसके पास कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट है तो कमर्शियल का रिटर्न रेजिडेंशियल से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कमर्शियल के पास, क्योंकि कमर्शियल तो रेजिडेंशियल से बहुत महंगी होती है, तो फिर आप रेजिडेंशियल में जाएंगे। रेजिडेंशियल में यानी आप प्रेफरेंस देते हैं कि रेजिडेंशियल में जाना चाहिए? नहीं, मैं प्रेफरेंस देता हूँ एज़ पर योर, मतलब आपके पास आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, आपके पास अमाउंट कितनी है। अब एक आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें ना। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कमर्शियल की नहीं है तो आप रेजिडेंशियल में चले जाएं, जब आपके पास कमर्शियल की है तो फिर आप कमर्शियल में चले जाएं। अगर किसी के पास कमर्शियल कैपेसिटी होती है इन्वेस्ट करने के लिए या किसी के पास रेजिडेंशियल होती है तो आप क्या उसको मशवरा देते हैं? देखें, कमर्शियल का हमेशा जो है ना, ये तो एक इंटरनेशनल लॉ है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको हमेशा जो है ना वो बहुत अमाउंट देती है, उसका जो रिटर्न है वो अच्छा होता है बनस्बत रेजिडेंशियल के। अच्छा, यानी उसका कमर्शियल का रिटर्न अच्छा होता है, रिटर्न अच्छा होता है। सही होता है। इस्लामाबाद में या मुख्तलिफ शहरों में आप किन किन सोसाइटीज़ के साथ जो वो काम कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स के साथ आप काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी मैं तो ज़्यादातर हम जो है ना इस्लामाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हम काम करते हैं। सेक्टर्स के अंदर बहुत कम हम काम कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं, और हम हमेशा लो कास्ट जो है ना वो प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं जहाँ पर लो कास्ट लोगों को, गरीब आवाम को हम फैसिलिटेट कर सकें। हमारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन इलाकों में होती है, उन लोगों को वहाँ प्रेफर करते हैं, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर हर आदमी मालदार नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर आदमी मालदार नहीं है। ठीक है, 80% लोग आपके जो है ना वो क्या मिडिल क्लास से भी लोग जो है ना वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद में और प्रॉपर्टी की इस हाई बूम के अंदर और इतनी हवी प्राइसेस के अंदर गरीब आदमी के पास की बात नहीं है कि वो इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में अपने लिए घर ले सके। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी नियरेस्ट टू इस्लामाबाद जगह ढूंढें और वहाँ लो प्राइस में लोगों को जो है ना वो प्लॉट्स और जो है ना वो घर प्रोवाइड करें और उनको जो है ना वहाँ पे हम फैसिलिटेट करें। उस हवाले से हमने मुख्तलिफ जगह पे जो है ना ये न्यू एयरपोर्ट के करीब भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों में जो रेवेन्यू की लैंड है इस्लामाबाद के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जिसको ICT देखती है, हम उसमें ज़्यादा काम करते हैं। हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट और ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े लोग जो हैं उनका मानना ये है कि CPEC जो है वो प्रॉपर्टी की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। क्या समझते हैं, CPEC का कोई रुझान है? देखिए, एक CPEC नहीं, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट किसी भी इलाके में आता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूँ, एक सीमेंट फैक्ट्री है, अगर आप किसी दूर दराज इलाके में ले जाके, हमेशा लगती है दूर दराज इलाके में आप लगा, एक इंडस्ट्रियल जोन को आप किसी इलाके में ले जाएं तो वहाँ प्रॉपर्टी बूस्ट कर जाती है। वजह क्या है? जब आप
कोई भी किसी भी एरिया में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं तो वहाँ आप रोड्स लेकर जाते हैं, वहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी लेके जाते हैं, वहाँ आप गैस लेके जाते हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ लेके जाते हैं, उससे उस इलाके की जो है वो बढ़ती वैल्यू। अब सी पैक कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जो बहुत से ममालिक के लिए ये जो है ना ट्रेड रूट बनेगा, तो ये बाकायदा पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा। और रियल एस्टेट के लिए नहीं, हर इंडस्ट्री के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, हर चीज़ का इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रियल एस्टेट के लोगों का मानना यह है कि ये पाकिस्तान की मैशत को तो खैर बहुत बूस्ट देगा। क्या समझते हैं, चाइनीज़ को भी बहुत बूस्ट मिलने वाला है इसी पैक से? देखिए, चाइना की तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो पागल तो नहीं है, बिना मतलब के तो वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। बिना मतलब के कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ठीक है, कोई भी नहीं करता। तो चाइना की तो आप यहाँ के बंद करके कहेंगे वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही प्रॉफिट का उसने जो है ना पॉलिसीज बनाया। वो हमारी तरह नहीं है कि जो है ना शॉर्ट टर्म पॉलिसीज, उनकी बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिट ही चाइना को मिलेगा। कहा जाता है प्रॉपर्टी में आज की मिट्टी कल का सोना। ग्वादर कब तक सोना बनता नजर आ रहा है आपको? ग्वादर की जब तक पोर्ट प्रॉपर एक्टिवेट नहीं होती, एक्चुअली हमारे मुल्क में फिर वही बात की जाती है, जब तक आपकी गवर्नमेंट सस्टेंट नहीं रहती, मैशियत आपकी मजबूत नहीं होती, मामलात नहीं होते, बैरूनी कुव्वतें आपको चलने नहीं देती, और बहुत सारे इसके पीछे मामलात हैं, वरना ग्वादर बहुत पहले ही जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता और चल जाता। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, आपको समझा, हमारे साथ साथ कुछ और कंट्रीज़ बैठी हैं जिनको बहुत तकलीफ़ है ग्वादर के बनने की वजह से, उनका बिज़नेस होता है। हमारे पास नेचुरली डीप सी मौजूद है, उनके पास वो भी नहीं है। तो होना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन देखें अभी क्या होता है, पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, जितना जल्दी हो उतना ज़्यादा अच्छा। आप मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आप बखूबी जानते हैं कि वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आई नो कि आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपका मानना ये दुरुस्त है कि यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर ही इसके गिरदनवा में ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो लोगों को सिर्फ लूट रही हैं। देखें, ये मैंने आपको पहले कहा ना कि अगर आप अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो कोई आपकी हिफाजत नहीं करेगा। लेकिन है, देखिए, हैं तो हर फील्ड में मौजूद हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बोला है कि हर फील्ड के अंदर लोग मौजूद हैं जो ब्लैक शिप्स का काम कर रही हैं। तो आपने अपने आप को खुद बचाना है। इस मुल्क के अंदर, जहाँ जिस मुल्क में आप बैठे हैं, देखिए इस चीज़ में हर चीज़ की अपनी सेफ्टी खुद करनी है। आज इस मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो फिर आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है। आपको अपनी गाड़ी खड़ी करते हुए रोड के ऊपर डर लगता है कि मैं वापस आऊँगा, पता नहीं मेरी गाड़ी होगी या नहीं। आप ज्वेलरी पहन के जो है ना ओपन मार्केट में जाते हो, डर लगे स्नैचर आपसे नहीं छीन लें। आप मोबाइल ओपनली नहीं निकाल सकते क्या कहीं आपसे स्नैच ना हो जाए। तो जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों की आप हिफाजत खुद करेंगे तो क्या ख्याल है, जब आप प्रॉपर्टी में इतना पैसा लेकर जाएंगे तो उसकी आप कोई छानबीन नहीं करेंगे, हिफाजत के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो देखिए, ये ब्लैक शिप्स हर फील्ड में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से आपने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन अभी जो है मौजूदा हुकूमत ने काफ़ी हद तक टैक्स छूट दी हुई है प्रॉपर्टी के कारोबार को। क्या समझते हैं, मौसर इकदाम हैं ये बहुत बड़ा इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है, बहुत मौसर इकदाम है, लेकिन इन्वेस्टर इनके ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं कर रहा। अगर यही कोई और गवर्नमेंट दे दे, ट्रस्ट नहीं कर रहा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डरते हैं कि किसी वक्त भी जो है ना कहीं से भी यू टर्न हो सकता है। पर पीटीआई तो कहते हैं बहुत लॉयल काम करती है, ये कहना और प्रैक्टिकली में बहुत फ़र्क होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना नारा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत से लेकुनेस बाकी हैं। जो इन्होंने कहा था और जो इन्होंने करना था उसमें भी बहुत फ़र्क है। अच्छा, उसमें बहुत फ़र्क और लोग जो पब्लिक है वो प्रैक्टिकली देखती है। प्रैक्टिकल आप मुझसे बेहतर जानती हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि एक ये भी बहुत आम तासुर है कि रिश्वत का बाज़ार जो है वो सीडीए में बहुत गर्म है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, सीडीए को तो आप छोड़ दें, लैंड से जुड़े हुए हर डिपार्टमेंट में गर्म नहीं है, पीक पर है, पीक पर है। तो इसमें उसके बाद आपका काम नहीं होता। इसमें रोकथाम की जा सकती है? रोकथाम करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी तब्दीली की इसमें ज़रूरत है, बहुत बड़े लेवल पे। सही। क्या समझते हैं, नौजवान नस्ल को इस कारोबार में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और ये सबसे ईजीएस्ट वे है इस वक्त। लेकिन माना ये जाता है ना, जिसको कुछ नहीं आता वो प्रॉपर्टी के काम में आ जाता है। देखिए, मेरे नज़दीक डिग्री जो है ना वो इस काम में मायने नहीं रखती, तजर्बा मायने रखता है। आप बेशक दुनिया से आप पूरी मतलब रियल एस्टेट की स्टडीज़ करके आ जाएं, जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं करेंगे, एक बिल्कुल अनपढ़ जाहिल आदमी जिसने कभी स्कूल का मुंह भी ना देखा हो और उसने अगर 4-5 साल प्रॉपर्टी में लगाए और एक दुनिया से आलमी डिग्री प्रॉपर्टी पर लेकर आया हो, मेरे नज़दीक जो है ना वो जिसने तजर्बा किया वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप कंसल्टेंट हैं, एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूँगी अपने व्यूवर्स के लिए। प्रॉपर्टी के अंदर जो इस्लाहात लानी चाहिए, किस तरह की इस्लाहात लानी चाहिए ताकि प्रॉपर्टी का कारोबार मज़ीद अच्छा और बेहतर हो सके? सबसे पहले तमाम प्रॉपर्टी के बिज़नेस करने वालों को गवर्नमेंट जैसे अभी देखें इस्लाहात दे रही है कि आप पैसा लें, हम पूछेंगे नहीं कहाँ से ला रहे हैं। आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। दुनिया में आसानियाँ पैदा की जाती हैं। सबसे बड़ा आपको जो रेवेन्यू मिल सकता है वो प्रॉपर्टी के बिजनेस से मिलता है। आसानियाँ मैं बता रहा हूँ, आसानियाँ कैसे पैदा की जाएँ। हमारे अंदर बेशुमार एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे मुल्क में क्या होता है, मुश्किलात पैदा की जाती हैं।
फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसकी कोई लैंड पड़ी हुई है, वो वहाँ कुछ बनाना चाहता है, गवर्नमेंट कहे कि नहीं जी हम आपको एनओसी नहीं देते हैं। ठीक है जी, आप एनओसी नहीं देते हैं, अब मेरी लैंड मैं सेल कर देता हूँ, आप मुझसे लैंड परचेज कर लें जो मेरा मार्केट रेट है। परचेज भी नहीं करते जी, हमारे पास फंड नहीं है। ठीक हो गया। अब वो क्या करेगा, वो अपनी मदद आपके तहत मिल मिला के वहाँ कुछ चीज़ बिल्डअप कर देगा। जब बिल्डअप करेगा तो CDA कहेगा या गवर्नमेंट कहेगी कि ये तो इलीगल है जी। आप उसको ना सेल करने देते हैं, ना गवर्नमेंट उससे खुद परचेज करती है, ना मतलब है उसको किसी रास्ते से निकलने देती है। तो इस मामलात के अंदर क्या होता है, फिर रिश्वत का और चोर रास्तों का दरवाज़ा खुलता है, और जिससे बहुत सारे मामलात जो अब देखें, मैं एक बड़ी आसान सी आपको मिसाल देता हूँ। आर्मी की कंटोनमेंट बोर्ड है, उसके अंदर आपको हर तरह की फैसिलिटी दी। कभी आपने सुना कि कंटोनमेंट बोर्ड भूखा हो गया, उसके पास पैसे नहीं है? CDA के पास पैसे नहीं होती, LD के पास पैसे नहीं होती, KDA के पास पैसे नहीं है, मतलब पेशावर हयाताबाद के पास पैसे नहीं है, PDA के पास पैसे नहीं है जी। कभी आपने सुना है क्यों? उन्होंने लोगों को एक पॉलिसी दी है। आप घर बनाते हैं, आपको 2 मरले के भी ऊपर NOC मिल जाती है, आपको 50 कनाल पर भी NOC मिल जाती है। उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जब तक आप इन्वेस्टर्स के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में लोग इतना कुछ देना चाहते हैं लेकिन वो इस खौफ से नहीं देते हैं कि यहाँ हर डिपार्टमेंट के अंदर ब्लैक शीप्स बैठी हुई हैं। आप जब इन्वेस्टर्स के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो वो आपको दिल खोल के टैक्स देंगे। आप हर चीज़ पे लगा देना कि भाई ठीक है ये काम हम करेंगे, इतनी पेमेंट आप गवर्नमेंट में जमा कर दें, मसला ख़त्म। लगे हुए हैं खान साहब, देखें अभी क्या होता है, सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुसव्वर अब्बासी साहब, अगर मैं आपको 3 ऑप्शंस दूं और मैं कहूं कि आपने पलक झपकते ही विद द स्प्लिट ऑफ सेकंड आपने जवाब देना है उस हवाले से, क्योंकि अगर आपके पास आया है किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फ़ौरन आपके माइंड में आएगा? ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी या बैरियर ग्रीन्स? मैं शायद मेरी जो अपनी, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो और मैं कुछ करूँगा तो मैं किसी की सोसाइटी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं, करूँगा। तीनों में से आप एक नाम सेलेक्ट कीजिएगा जो फ़ौरन आपके माइंड में आए। आप दोबारा नाम ले लें। ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, बैरियर ग्रीन्स? बैरियर ग्रीन्स बेस्ट है। बैरियर ग्रीन्स बेस्ट है। जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप जितने भी नौजवान लोग हैं, आप जब मास्टर डिग्री करके और नौकरियों के लिए धक्के खाने के बजाय आप बेहतर है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आएँ और इसमें अपने आप को मेहनत करें। शुरू में तकालीफ ज़रूर होंगी, 2 माह 4 माह 6 माह, जो टाइम आप 2 साल 1.5 साल मार्केट में धक्के खा के नौकरियों के लिए जलील होते हैं, वो जब आप इधर तजर्बा हासिल कर लेंगे तो फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा बहुत जल्दी कि आप बहुत से लोगों को खुद अपना मुलाजिम रखेंगे। आपको नौकरी आप देने वाले बन जाएंगे, आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की आपने मुसव्वर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। व्यूअर्स, जिस तरह से मैंने इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया है, आई होप कि आपने भी उसी तरह बहुत एंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नई इंटरव्यू के साथ, एक ऐसी ही नई कारोबारी शख्सियत के साथ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।